इस वीडियो में दी गई पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रकाशक डिस्क्रिप्शन में दी गई प्रकाशक की वेबसाइट पर क्लिक करें। आप सभी का स्वागत है। मेरे समग्र उपन्यास खंड 2 में कालीगंध, चक्षुश्रवा, रात वाले भाई, अन्यथा पुरुष का समावेश है। कालीगंध उपन्यास में मालवा की सांस्कृतिक विरासत, माच, गरबा और लोकगीतों के माध्यम से समग्र चित्र प्रस्तुत किया गया है। कालीगंध मालवा का पर्याय है, जिसकी मिट्टी पानी की उपस्थिति में सूखकर अपनी पूर्व मान्यताओं को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। प्रमुख पात्र की यात्रा अपराध से शुरू होकर राजनीति के में असमाप्त रहती है। इस उपन्यास में माच के 5 खेल दिए गए हैं: सेठ सेठानी, देवर भोजाई, सुदबुद सालंका, राजा भरतरी, ढोला मारूनी। प्रस्तुत है माच के अंश। मंच पर घोषणा कर दी गई है खेल के बारे में। हर दिन विदूषक शेरमार खां कभी कभी राजा के सहायक की भूमिका में आता है। भिष्टी और फर्राशन उपस्थित होते हैं। राजा रानी प्रसंग के अनुसार मंच पर आते हैं। सारा कार्य व्यापार गीतों के माध्यम से होता है। यह कार्य संकेत द्वारा दर्शाया गया है। तुम रहने वाले कहाँ के हो? आयो हूँ भोपाली भिष्टी, नाजुक नार पर्दे में बसती। सांझ पड़े जब घर से निकले, जैसे फिरे अलबेला हस्ती। आयो हूँ भोपाली भिष्टी। भोपाली का अर्थ भोपाल का रहने वाला। पुनः काशी शहर के बड़े बड़े पंडित, जिन घर भरता मैं पानी। मैं भरता जाऊं तुम पीते जाओ, सुनो भिष्टा की वाणी। आयो हूँ भोपाली भिष्टी। भिष्टी द्वारा पानी छिड़कने के बाद जाजम यानी दरी बिछाना आवश्यक है। अतः भिष्टी ओंकार फर्राश को बुलाने जाता है। ओंकार फर्राश के घर पर नहीं मिलता। वह उसकी पत्नी से कहता है, कहाँ गए? उत्तर मिलता है, कंत हमारा दादा तुम्हारा कंत गया परदेश। कहाँ ते जाजम बिछावा लेस। वार्तालाप होता है, भाभी साहब कहाँ गया? किका साथे गया? प्रत्युत्तर में, रावत लारा लई ने गया है प्रीतम ने परदेश। ऊबी बाट निहार रही, तोड़े घोड़े लेस। नी मानो तो चलूं तुम्हारे साथे। जाजम पर सतरंजी गदरा, चीनी झीनी चादर बेस। देवर भोजाई माच के खेल का प्रसंग है। अजमल कुंवर छोटे थे। बचपन से मौज मस्ती में व्यस्त रहते थे। इस कारण उनकी भाभी परेशान थी। कुंवर अजमल से कहा, देवरानी खे परनई तो वह पीहर में कागला उड़ा है। अर्थात देवरानी का विवाह हुआ तो वो अपने पीहर में कौवे उड़ा रही है। अजमल का कथन है, सुन भाभी, पानी मत जाओ मोती बाग में।
फलकू तीर नीर मत भरजे, नगर अवंती खेड़ो, सकर कुई पे बैठ के फोड़ो सिर को बेड़ो। बेड़ो का अर्थ होता है घड़ा। सुदबुद सालंगा का प्रसंग है। पंड्या जी अर्थात मास्टर साहब से कुंवर सुदबुद को स्कूल में भर्ती कर लिया गया। उन्होंने मॉनिटर सालंगा से कहा सबके गिनती सिखा जे। गे शैली में सालंगा गिनती सिखाती है, एकड़े एको, एक एकम एक। सुदबुद कहता है थारे मारे परमेश्वर को लेखो, तेरा मेरा परमात्मा से की इच्छा पर मिलना है। दुकड़े दुनिया दो एकम दो, मन की बात कोई से न कहिया, अपने मन की बात किसी से न कहें। इसी प्रकार सतड़े सातों, सात एकम सात, ठंडा हुआ दो मत खाओ तातो, तातो अर्थात गर्म। कुकड़े मिंडी 10 10 एकम 10, आयो पंडे ने मारे रस्सो, रस्से का अर्थ है यहाँ पर मार पीट करना। गरबे में सिकली कर का खेल प्रस्तुत है। कंडे में लकड़ी पुराकर फ्लाई व्हील बना दिया जाता है। और गीत है खेच मारी रूपली मचीकड़ो, मचीकड़ो का अर्थ है फ्लाई व्हील। थारे बिंदिया घड़ई दूं, थारे झुमको घड़ई दूं, थारा झुमका में लाल लगई दूं, खेच मारी रूपली मचीकड़ो। वह कहती है हूँ तो नी खेचू कारीगर मचीकड़ो। होली का गीत है घर में दोई नार बलम एकलो, छोटकी कहे मारे टीको घड़ई दो, मोटकी हरामजादी मांड्यो झगड़ो। मांड्यो झगड़ा का अर्थ है झगड़ा करना। छोटकी कहे मारे भम्मर घड़ई दो, मोटकी हरामजादी मांड्यो झगड़ो। ज्वार का पौधा उखाड़ने के बाद इसे राड़ा, गांव की भाषा में राड़ा कहा जाता है। बच्चे इसे लेकर अश्विन शुक्ल नवमी से पूर्णिमा के बीच घर घर अनाज मांगने जाते हैं। वे गाते हैं छलो भोल छलो रे, छला भोला की भोलकी रे, भैंस को पोड़ो सिंह, पोड़ो यानी खोखला। जी में बैठो रामू दर्जी, टोपी सिवे 3.5, छलो भोल छलो रे। काली गाय गटर गेंगनी रे, गटर गेंगनी यानी नाटे कद की, छोटे कद की, 100 पुलागन खाए, गिनकर 100 पुले खाती है। पानी पी पी ने पेट फूटे नहार सामे जाए। वो उसका पेट पानी पी पी कर फूटता है और वो शेर के सामने जाती। नहार का अर्थ यहाँ पर शेर है। चक्षुश्रवा उपन्यास में आसपास के यथार्थ परक कथानक है, जिसमें गुजरता बुद्धिजीवी राजनीति के पड़पीरन से गुजरता है, जुड़ता है। वह आँखों से सुनता है और देखता भी है। आम आदमी निरंतर उपेक्षा उसका पर्याय हो जाता है। सारा कथानक राजनेताओं के अंतर्विरोध, विसंगतियों और द्वंद्वों से भरा है। विनोद और रमेश इसी डायलेक्टिक्स के प्रतीक हैं। समकालीन व्यक्ति का सारा तनाव इस उपन्यास में जिजीविषा बिंदु है। सार्वजनिक सत्य है जिसके सामने आँख का दर्पण है। चक्षुश्रवा है जो सब जगह है और कहीं भी नहीं है। आँखों से सुनता है और संभवतः आज के समाज का यही प्रदर्शन है। कुछ अंश हैं। राजनीति में संक्रमण का समय है। बहुत आवश्यक काम निपटाए जा रहे हैं। प्रशासन तंत्र के क्षेत्र में और भी विकृति है। अब वे निरंकुश हो गए हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए इस व्यवस्था में सब कुछ उपलब्ध है। टेलीप्रिंटर के आवाज़ में कतरनों के बीच
वह कुछ खोज रहा है। उनमें एक संरचना उभर रही है, मानवाकृति। दूसरे क्षण वह एक बिंदु में परिवर्तित हो रही है। वह दर्शक भी है और भोक्ता भी। प्रेत संस्था में उसका अंतर प्रवेश हो रहा है धीमे धीमे। रात वाले भाई, इस उपन्यास में आतंक को औपचारिक मान्यता तो नहीं है, किंतु इसके माध्यम से सामाजिक बदलाव के अंतहीन मुद्दे हैं। विलंबित न्याय, हिपोक्रेसी के बीच आदमी बेखबर गुजरता है। यहाँ सफलता दिवास्वप्न हो सकती है, किंतु आतंक भय का पर्याय होकर निरंकुशता को मर्यादित करता है, सीमित करता है। और वह इसमें महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। विनोद प्रतीक है सत्ता की सार्विकता का, चुनौती देने का, नागर सभ्यता के षड्यंत्र के पर्दाफाश का। वह जन नेता न होकर आम आदमी का प्रतिरूप है। हिंसा का सीमित प्रयोग करता है। सारा उपन्यास असमाप्त पत्रकार परिषद में होता है। मैं सार्वजनिक खुले बहस के मुद्दे इसमें हैं। पत्रकार परिषद में विनोद का कथन है, फिलहाल उपलब्धियों प्रारंभिक स्थिति में है, समग्र आकलन संभव नहीं है। आगामी पत्रकार परिषद में मैं शायद न रहूं, लेकिन कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। मैं तो प्रतीक हूं बदलाव का, संस्थान के खिलाफ सार्थक विरोध का, धार्मिक आस्थाओं के बीच न्यूनतम दूरी का, सांप्रदायिक सद्भाव का, बेहतर इंसानी रिश्तों का, संवादहीनता से मुक्ति का, विध्वंस के संभव है प्रतीक्षा का क्रम लंबा हो जाए और मैं संदर्भहीन हो जाऊं, अशरीरी माध्यम से दृष्टिगत न हूं। लेकिन आपसे अपेक्षा है कि जनता के लिए जानकारी उपलब्ध कराते रहें। पत्रकार रमेश हमारी गतिविधियों का साक्षी रहा है। यकीनन मैं उसी चौराहे पर, उन्हीं लोगों के बीच, उसी स्थान पर हूं जो आपको देखते हैं लेकिन उसकी मारक क्षमता को नजरअंदाज कर जाते हैं। अन्यथा पुरुष इस उपन्यास में एक अजनबी व्यक्ति की व्यवस्थाहीन यात्रा का चित्रण है, जिसका यात्रारंभ निषेध यानी निगेशन से होता है। प्रथम दृष्टया वह सामान्यता से हटता लगता है, लेकिन सारा कार्य व्यापार अस्वीकार के माध्यम से होता है। व्यक्ति घटनाओं में होकर भी उसमें नहीं है। वह लगातार अपने को अजनबी रखना चाहता है। समग्र पुरुष की नियति है अतीत गर्भा स्मृतियों से मुक्ति युद्ध में भागीदारी, लेकिन क्या यह संभव है? दैहिक आस्वाद ने अतृप्ति को सीमातीत बढ़ाया। अंततः समग्र पुरुष अन्यथा पुरुष बनकर रह गया। कथानक प्रसंगों में चलता है। जीवन में वैसे भी कथा नहीं सूत्र होते हैं। जो बोलता है व्यतीत हुआ नहीं लगता। यह त्रासद है, सबके बीच रहकर अलग होना ही है। उपन्यास में यह अलगाव लगातार बना रहता है। अन्यथा पुरुष न तो इतिहास है और न ही रहस्य। वह मिथ तो हो ही नहीं सकता। वह तो विनिमय है संवेदनों का, संदर्भ है प्रसंगों का, सरोकार है मनुष्यता का। वह तो अनवरत यात्रा है
सबसे अलग। स्वामी स्वानंद शैल प्रभा को राजनीति के शीर्ष तक पहुंचाता है और अंततः शैल प्रभा के चुनाव में विजयी होने पर जुलूस में भीड़ में प्रवेश कर देखता रहता है। उसका कथन है, एक अन्यथा पुरुष की नियति है, मैं उस घेरे को तोड़ना चाहता था, अंततः निराशा और थकान के बीच गुजर रहा हूँ। समग्र पुरुष बनना चाहता था, अन्यथा पुरुष बनकर रह गया। परिवार से पलायन किया, निरुद्देश्य। स्वप्न जगत में भटका, एक सम्मोहन पालता रहा, मुग्धावय के आकर्षण में जीवन के प्रति क्षीण आकर्षण को बढ़ाया। मैं रति संकेतों में कविता के संस्कारों को खोजता रहा। देह के क्षणिक आस्वाद से अतृप्ति बढ़ती गई। राजनीति में प्रवेश की आकस्मिकता जन नेता के कारण बढ़ी, लेकिन मेरा स्थान किसी और ने ले लिया। इस मोर्चे पर भी मैं हारता गया। अब सभी स्मृतियां आगे चल रही हैं, मैं उनका पीछा कर रहा हूं। इसमें शैल प्रभा कहती हैं, मुझसे आखिर क्या चाहते हो? सब कुछ छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती? लौटना मुश्किल है, मैं चाहूँ तो भी चक्रव्यूह से निकल नहीं सकूंगी। स्वेच्छा से लौटना नहीं चाहती, स्थितियों पर दोष देना ठीक नहीं है। आपको यह अधिकार तो नहीं मिल सकता कि आप मेरी वापसी के बारे में सोचें। मैं जानती हूँ आपकी कमजोरी, आप सही अर्थ में सन्यासी नहीं हैं। भगवा धारण करना भारी पक्ष है। आप सामान्य साधु हैं। सन्यास तो घर वालों की क्षणिक व्यवहार से पैदा हुआ आक्रोश मात्र है। आपका रूपांतरण एक कमजोर आदमी में हो रहा है। मैं लौट नहीं सकती। मुझे निराश करना चाहती हो? हमारी दिशाएं अलग अलग हैं। मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। लेखक की इस संबंध में खोज निरंतर जारी है। इस उपन्यास में कालीगंध और अन्यथा पुरुष के प्रकाशन संस्थान बंद हो चुके हैं, इसलिए पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सकती। चक्षुश्रवा रात वाले भाई भी बहुत इंद्रप्रस्थ प्रकाशन से उनका प्रकाशन हुआ है, ये भी शायद ही उपलब्ध हों। ये सभी मेरे समग्र उपन्यास खंड 2 में प्राप्त किए जा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं मेरे समग्र उपन्यास खंड 3 के बारे में बात करूंगा।